Hello students, I am Dr. Kalpana Gupta and I am your political science teacher. आप लोग LLB ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, सो यू मस्ट नो अबाउट द सिलेबस। मैं आपको पहला पेपर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगी। आज मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में बताऊंगी। आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस 4 यूनिट में डिवाइडेड है। यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान की क्या परिभाषा है और क्या इसका अर्थ है। इसके अलावा नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति क्या है, वेदर इट इज़ साइंस और एन आर्ट। बिसाइड्स दैट यू हैव टू स्टडी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। आप राजनीति विज्ञान में किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। लाइक इन पॉलिटिकल साइंस वी स्टडीड अबाउट द स्टेट, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सो ऑन। इसके अलावा आपके यूनिट 1 में आप पढ़ेंगे रिलेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद लॉ। राजनीति विज्ञान में हम कानून से इसको किस प्रकार से संबंधित करते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद लॉ, कानून और राजनीति विज्ञान का क्या संबंध है। हम लॉ स्टूडेंट्स होने के नाते पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ते हैं। देन मेथड्स एंड अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की क्या पद्धतियाँ हैं और क्या उसके उपागम हैं। मीन्स जब भी हम राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो हमें इसके मेथड्स को भी जानना ज़रूरी होता है कि हम इसकी स्टडी में किन किन मेथड्स को अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 1 में। मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस. Besides that, you have to study the relation of political science with law and methods of the study of political science. तो ये सारी चीज़ें आप पॉलिटिकल साइंस यूनिट 1 में पढ़ेंगे। देन नाउ वी कम टू द यूनिट 2। यूनिट 2 में आप राज्य के बारे में पढ़ेंगे, द स्टेट। उसमें भी आप क्या क्या कंटेंट शामिल करेंगे। द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य क्या है। राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राजनीति विज्ञान की क्या परिभाषा है। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, मीन्स राज्य के क्या तत्व हैं। राज्य किन किन चीज़ों से बना है, जैसे पॉपुलेशन, राज्य के लिए पॉपुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। टेरिटरी, निश्चित भूभाग। गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, संप्रभुता। तो ये राज्य के एलिमेंट हैं। राज्य के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों के बिना हम राज्य को राज्य नहीं मानते हैं। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, हम राज्य के तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी कम टू द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट। थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट में हम पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी कि राज्य कैसे उत्पन्न हुआ, राज्य कैसे अस्तित्व में आया। तो इस बारे में बहुत सारे थिंकर का अपना अपना विचार है। सम थिंकर सेज दैट इट इज़ अ डिवाइन क्रिएशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट, जो कि मानती है द स्टेट इज़ अ क्रिएशन
of God. The state is created by God. राज्य ईश्वर की कृति है, मीन्स राज्य को ईश्वर ने बनाया है. फिर थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट में हम पढ़ेंगे फोर्स थ्योरी, जो कि मानता है कि राज्य एक शारीरिक बल का परिणाम है. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ फिजिकल फोर्स. देन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट. राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा का सिद्धांत या सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जो कि मानता है द स्टेट इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. राज्य की उत्पत्ति समझौते के फलस्वरूप हुई है. मनुष्यों ने आपस में समझौता किया और राज्य का निर्माण कर लिया. पैट्रियार्कल मैट्रियार्कल थ्योरी, जो कि राज्य को परिवार का वृहद रूप मानती है. तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में ये लोग पिता को मुखिया मानते हैं, और मैट्रियार्कल सोसाइटी में जो फीमेल्स होती हैं दे आर द हेड ऑफ द फैमिली. एंड लास्ट, डेवलपमेंट एंड ओरिजिन थ्योरी ऑफ द स्टेट, इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ द स्टेट, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट, मीन्स राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत, जो कि मानता है कि द स्टेट इज़ not a divine creation, not a result of physical force. It is not made by the social contract, not the result of patriarchal, matriarchal, like the result of development of family. It means that the state is a slow and ग्रीडली डेवलपमेंट, यानी कि राज्य का विकास धीरे धीरे क्रमिक रूप से हुआ है. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ स्लो एंड स्टीडी प्रोसेस. तो ये सारी चीज़ें आप यूनिट 2 में इंक्लूड करेंगे. ये जो भी चीज़ें मैं आपको कंटेंट में बता रही हूँ, जब भी मैं आपकी क्लास लूँगी आगे की, तो मैं आपको इसको इलाबोरेट करके प्रॉपर वे में आपको मैं पढ़ाऊँगी. फिर हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ द स्टेट एक्शन, यानी कि राज्य के कार्यों के सिद्धांत, राज्य के क्या कार्य होने चाहिए. तो इसमें आप पढ़ेंगे इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी, व्यक्तिवादी सिद्धांत, सोशलिस्टिक थ्योरी, समाजवादी सिद्धांत, एंड कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा. तो ये जो राज्य का कार्यों का सिद्धांत है, यानी कि थ्योरीज ऑफ स्टेट एक्शन, इसमें हम आपको बताएंगे कि राज्य के कार्य किस प्रकार के होने चाहिए. जैसे इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी का मानना है द स्टेट इज़ अ नेसेसरी ईविल, राज्य एक आवश्यक बुराई है जिसको होना तो चाहिए, बट इसको कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए. ये लेसेस फेयर थ्योरी को सपोर्ट करता है. देन सोशलिस्टिक थ्योरी, यानी कि समाजवादी सिद्धांत, जो कि मानता है कि उत्पादन के और वितरण के साधनों पर समाज का प्रभुत्व होना चाहिए. मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी ओनरशिप बाय द सोसाइटी. ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समानता की बात करता है. तो इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी के अगेंस्ट ये सोशलिस्टिक थ्योरी आई थी, उसके रिएक्शन के फलस्वरूप. तो ये हम आपको पढ़ाएंगे. कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, अब तो आज कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है, हमारे भारत ने भी इसको स्वीकार किया है एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में. तो इस रूप में तो माना जाए तो राज्य के कार्य बहुत अधिक बढ़ जाते हैं. राज्य के कई कार्य होते हैं, मैंडेटरी भी होते हैं
वॉलेंट्री भी होते हैं। तो क्या मैंडेटरी वर्क है, क्या वॉलेंट्री वर्क है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। नाउ यूनिट 3। यूनिट 3 में हम आपको बताएंगे नेचर एंड पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट। राज्य की प्रकृति किस तरीके की होनी चाहिए और किस तरीके के उसके पैटर्न हैं। इसमें हम आपको बताएंगे सबसे पहले डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र की क्या अवधारणा है, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र का क्या अर्थ है और उसकी क्या परिभाषा है। व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र के क्या पक्ष हैं, क्या टाइप हैं। आपने सुना होगा 2 प्रकार के प्रजातंत्र होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। कहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, कहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। राजनीति विज्ञान में जो हम प्रजातंत्र की अवधारणा पढ़ रहे हैं, तो अगर हम किसी भी देश में प्रजातंत्र को अपनाई जाती है ये पद्धति, तो क्या सक्सेसफुल कंडीशंस होनी चाहिए। राज्य के में प्रजातंत्र की कंडीशंस फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि राज्य में प्रजातंत्र सफल हो। क्योंकि खाली प्रजातंत्र एक्सेप्ट कर लेने से ही जनता का कल्याण नहीं हो जाता है। वो कंडीशंस प्रोवाइड होनी चाहिए, वो कंडीशंस होनी चाहिए ताकि डेमोक्रेसी उस देश में सक्सेस हो सके। तो हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, लाइक एजुकेशन, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, रोल ऑफ लीडर, करप्शन फ्री गवर्नमेंट, लाइक दैट। फिर यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अध्यक्षात्मक सरकार क्या होती है और संसदात्मक सरकार क्या होती है। देखिए, वी कैन क्लासिफाइड वेदर इट इज़ यूनिट प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। किसी भी राज्य में संसदात्मक शासन व्यवस्था है या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, इसका पता हम कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर लगाते हैं। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, क्या इसका अर्थ है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसके लक्षण हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, व्हाट आर द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के क्या लक्षण होते हैं, हम कैसे जानेंगे कि हमारे देश में संसदात्मक है या अध्यक्षात्मक है, या किसी देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था है या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, या इसके क्या गुण होते हैं, इसके क्या दोष होते हैं, कहाँ पर हमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अपनानी चाहिए, कहाँ पर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। तो इन सारी बातों के बारे में हम आपको अपने यूनिट 3 में जब आपका लेक्चर लेंगे तब हम आपको इसको इलैबोरेट करके पढ़ाएंगे। देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड स्विस मॉडल। तो कोई भी गवर्नमेंट एकात्मक है या संघात्मक है, यानी कि इन दिस टॉपिक वी स्टडीड अबाउट द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
We can classify unitary and federal form of government on the basis of geographical allocation of power in the state. शक्तियों के विभाजन के आधार पर हम पता लगाते हैं कि किस राज्य में एकात्मक शासन व्यवस्था है और किस राज्य में संघात्मक शासन व्यवस्था है। देखिए, हमारे भारत में भी संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण है। यूँ तो हम देखते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे भारत में, संघात्मक शासन व्यवस्था है, परंतु इमरजेंसी में हमारा शासन एकात्मक हो जाता है और कुछ लक्षण इसमें एकात्मक के पाए भी जाते हैं। तो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इसके क्या लक्षण हैं, किस प्रकार से हम पता लगाते हैं कि कहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट है, कहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट है। व्हाट आर द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट, क्या इसके गुण और दोष हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आपको स्विस मॉडल के बारे में, यानी कि स्विट्ज़रलैंड में किस प्रकार के मॉडल को अपनाया गया है, किस प्रकार की एग्जीक्यूटिव है, हाउ इट इज़ डिफर्ड फ्रॉम आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द प्रोविजन इन स्विस मॉडल। लाइक वहाँ पर प्लूरल एग्जीक्यूटिव है, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव 7 लोगों से मिलकर के बनती है एंड ऑल द मेंबर्स पोजेस इक्वल पावर। हमारे यहाँ तो देखिए एग्जीक्यूटिव में सबसे हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, बट वहाँ पर 7 मेंबर की शक्तियाँ समान होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं लेक्चर के समय में आपको बताऊँगी जब मैं आपकी क्लासेस लूँगी। द नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। सरकार के क्या अंग हैं? तो आइए, तो आप जानते ही हैं सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका क्या होती है? व्हाट इज़ लेजिस्लेचर, क्या काम होता है लेजिस्लेचर का? टू मेक लॉज, कानून को बनाना। तो व्यवस्थापिका क्या है, कैसे बनती है, व्हाट आर द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका का संगठन कैसे होता है और इसके क्या कार्य हैं। एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम क्या है? टू इम्प्लीमेंट द लॉज, जो लॉज व्यवस्थापिका बनाती हैं उनको लागू करना कार्यपालिका का कार्य है। तो ये कार्यपालिका कौन है, कैसे बनती है, कौन लोग नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, व्हाट आर देयर फंक्शंस, उनके कार्य क्या हैं, किस प्रकार से वो इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं। देन वी कम टू द जुडिशरी, न्यायपालिका। एज यू नो इन आर इंडिया देयर इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका किस प्रकार से बनती है, क्या उसके ज्यूरिडिक्शन है, क्या न्यायपालिका के कार्य हैं, किस प्रकार से वो हमारे संविधान की सुरक्षा करती है, क्या उसके कार्य हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपको यूनिट 3 में पढ़ाएंगे। फिर आपका आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राज्य की राजनीति विज्ञान के डिफरेंट, विभिन्न सिद्धांत, विभिन्न कंसेप्ट्स, कई अवधारणाएं जो आपको मालूम होनी चाहिए एज ए बीइंग ऑफ लॉ स्टूडेंट। द थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी, संप्रभुता का सिद्धांत। व्हाट इज़ सॉवरेंटी, संप्रभुता क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ सॉवरेंटी, संप्रभुता की परिभाषा क्या है। भाई कई लेखकों के द्वारा कई प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं, तो हम ये सारी चीज़ों को जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जॉन ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी,
संप्रभुता क्या है, उसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, क्या कितने प्रकार की होती है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेंटी, सॉवरेंटी के क्या लक्षण होते हैं। इसमें जॉन ऑस्टिन की आप थ्योरी पढ़ेंगे। जॉन ऑस्टिन ने मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी के बारे में बताया है। तो जॉन ऑस्टिन की थ्योरी क्या कहती है, क्या उसने परिभाषा दी है, उसने संप्रभुता की क्या विशेषताएं बताई हैं, इन चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। देन कंसेप्ट ऑफ लॉ, कानून की अवधारणा, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको जानना। कानून क्या होता है, डेफिनेशंस एंड प्रोसेस, कानून की क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, और कानून के क्या स्रोत हैं। यानी कि ये जो कानून है कैसे बना, रातों रात तो कानून बन नहीं जाता है, तो क्या क्या सोर्सेज हैं कानून के, लाइक कस्टम्स, रीति रिवाजों से बना है, धर्म, रिलीजन से बना, जुडिशियल डिसीजन, न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो भी कानून का रूप धारण कर लेते हैं, कमेंट्रीज, कानूनी टीकाएँ, एंड द डायरेक्ट सोर्स लेजिस्लेशन, व्यवस्थापन, जो व्यवस्थापिका के द्वारा कानून बनाया जाता है। तो इसमें हम आपको पूरा कानून के बारे में बताएंगे, कानून का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा, उसके स्रोत, उसके प्रकार। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, परिभाषा और उसके प्रकार। सेम इक्वालिटी क्या होती है, उसका क्या अर्थ है और कितने प्रकार की समानताएं होती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप्स, राजनीतिक दल और हित समूह, प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह। आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में तो बहुत सुनते होंगे, ये पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। तो हम आपको अपने लेक्चर में बताएंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। राजनीतिक दल क्या होते हैं, इनका क्या अर्थ होता है, क्या इनके लक्षण होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे ये राजनीतिक दल हैं, और इनके क्या काम होते हैं, प्रजातंत्र में इनका कितना महत्व होता है। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप का क्या अर्थ होता है, दबाव समूह का क्या अर्थ होता है, क्या इसकी परिभाषा है, और प्रजातंत्र में इन दबाव समूहों का कितना महत्व होता है, एंड हाउ दे आर डिफर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज़। ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, दबाव समूह हैं, ये राजनीतिक दलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ और प्रेशर ग्रुप में क्या अंतर होता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं, जिनको हम आपको यूनिट 4 में पढ़ाएंगे। तो आज तो हमने जस्ट आपको आपके सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस किया है, जो कि आप नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पर आप अपने इसको शामिल कर लीजिए। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपको किन किन बुक इस्तेमाल करना है। लाइक हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी मैं बता दे रही हूँ और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी मैं बता दे रही हूँ। आप एक बुक परचेज़ कर लीजिएगा, हिंदी हो या इंग्लिश हो। इसके अलावा मैं काफ़ी बुक्स बता दे रही हूँ, उनके नाम, जिनको आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बुक्स के नाम नोट डाउन कीजिए। इंग्लिश मीडियम की बुक्स के नाम नोट डाउन कीजिए। पहले A.C. कपूर, A.C. कपूर, इन्होंने लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। A.C. कपूर,
Principles of Political Science. Then next, S.R. Menani, Myneni, S.R. Menani. Political Science for Law Students. Next, A.D. Ashirvadam and K.K. मिश्रा. देखिए ये जो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ उसमें इसके नाम भी लिखा हुआ है, आप इससे भी नोट डाउन कर सकते हैं. पॉलिटिकल थ्योरी, R.C. अग्रवाल, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत. इसमें आप S.R. मेनन की बुक यूज़ कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस फॉर लॉ स्टूडेंट. इसको आप परचेज़ कर सकते हैं, ये आपके आगे आने वाले सेमेस्टर में भी काम आएगी आपको. अब आते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए. मैं आपको बुक बता दे रही हूँ. आप डॉक्टर पुखराज जैन राजनीति विज्ञान, आप इसको परचेज़ कर लीजिएगा. इसमें आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा आपको. नेक्स्ट बुक लिखिए हिंदी मीडियम, डॉक्टर लाल साहब सिंह. इनकी बुक का नाम है राजनीति सिद्धांत व अवधारणाएं. राजनीति सिद्धांत व अवधारणाएं, डॉक्टर परांजपे, पॉलिटिकल साइंस. तो ये बुक्स आपकी सफिशिएंट है. बाकी जब आपको मैं पढ़ाऊँगी तो आपको साथ ही साथ अपने लेक्चर में कुछ अलग सी चीज़ें भी बताती रहूँगी, जिनको आप नोट डाउन करते रहेगा, जो कि आपको नॉर्मली बुक में नहीं भी मिल सकती हैं. तो वो सारी चीज़ें हम क्लासेस के दौरान डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.